हाय, राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com, जहां आईआईटी जेईई नीट और सीबीएसई केमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के एपिसोड्स में आपके लिए लेके आता हूं। और www.myetutors.com पे यदि आप एक्सेस करें तो आपको 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको पीडीएफ प्रैक्टिस मटेरियल, ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नोट्स और चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी केमिस्ट्री को और ज्यादा बेटर कर। और इस एपिसोड से मैं आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग एक नया मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ऑफन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात शेयर करता हूं, जो बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यदि हम केमिकल बॉन्डिंग को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की रीजनिंग को क्रैम करना पड़ता है। तो यदि आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की रीजनिंग को क्रैम नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और चलें मेरे साथ क्लास में अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को हम फंडामेंटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को यदि देखें, केमिकल बॉन्डिंग में जो वर्ड बॉन्डिंग है उसका मतलब हो जाएगा कि इट इज अ रिलेशनशिप। अब एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है बिटवीन टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो अब यहां पे एक कंपाउंड बन रहा है और ये जो रिलेशनशिप होगा हमेशा तभी फॉर्म होगा जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करे। दस स्टेबिलिटी ऑफ द ज्वाइनिंग एटम्स इंक्रीजेस। तो हमेशा यहां पे ये रहेगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि दो जो एटम्स ज्वाइन कर रहे हैं उनकी उनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो वो जब दोनों एटम्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तभी वो ज्वाइन करेंगे। जैसे अब हम एक एग्जांपल देखें कि सपोज मैं ये ले रहा हूं कि लिथियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो अब जैसे लिथियम क्लोरीन के साथ ज्वाइन कर रहा है या लिथियम आयन क्लोराइड आयन के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो इन दोनों आयन दोनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसीलिए लिथियम क्लोराइड जो हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। पर यदि हम लिथियम आयोडाइड देखें तो लिथियम आयोडाइड फॉर्म नहीं होगा, या फॉर्म होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। और स्टेबल ना होने की वजह से वो क्या होगा कि एकदम से बेसिकली वो कंपाउंड डिसोसिएट कर जाएगा या दोनों एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अब क्या है कि लिथियम आयन का साइज बहुत छोटा है। जैसे लिथियम आयन का साइज ये है और आयोडाइड आयन का साइज ये है, तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके कारण से उसकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। वैसे एक और एग्जांपल देखें तो जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड फॉर्म होता है। अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड में क्या होगा, सल्फर का साइज बड़ा है पर फ्लोरीन का साइज छोटा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि फ्लोरीन जो है आराम से सल्फर के साथ ज्वाइन कर सकता है। पर यदि हम देखें सल्फर हेक्साक्लोराइड, तो सल्फर हेक्साक्लोराइड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, सल्फर का साइज भी बड़ा है। दोनों का साइज बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है कि जो कंपाउंड है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये इजीली डिसोसिएट कर जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे हम पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक चीज देखेंगे कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखें तो नेक्स्ट जो है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे।
अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा कि हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा व्हेन एन एलिमेंट is presented with its valential electrons is termed as a Lewis dot structure of that element. तो अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो है उसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट को हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम हमेशा एलिमेंट स्टेट में उसको शो करेंगे। कंपाउंड भी है तो उसको एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट स्टेट में हम शो करेंगे, और उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमेशा शो करेंगे। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, यहाँ वैलेंस शेल को देखें हम तो वैलेंस शेल हो जाएगा द ऑर्बिटल्स which have highest principal quantum number तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जिन ऑर्बिटल्स के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम, अब सपोज मैं नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन देख रहा हूं, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन जो होती है 7 हो जाएगी। अब इस नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन को हम बना करके देखें तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में कोई कन्फ्यूजन है तो जो इस समय कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उसको फॉलो करके अपने कंसेप्ट्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं ये 1 है और ये 2 है, तो क्योंकि इसमें हायर नंबर जो 2 हो गया तो n के साथ n2 के साथ जो भी ऑर्बिटल्स एसोसिएट कर रहे हैं मींस 2s और 2p, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स एसोसिएट कर रहे हैं ये दोनों वैलेंस शेल में काउंट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो नाइट्रोजन के इस तरीके से जब वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको हम शो कर रहे हैं, तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही हम सपोज क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो 3s और 3p हो जाएंगे क्योंकि n की वैल्यू जो यहाँ पे 3 है दैट इज हायर वैल्यू। तो अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम क्लोरीन के साथ जब 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। वैसे ही और एक और एग्जांपल देख लें, सपोज हमारे पास है कॉपर है। अब कॉपर की यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 एंड 4s1 एंड 3d10 जो इसकी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखेंगे, या मैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये चीज़ तो मैं बच्चों को हमेशा इस तरीके से कहता हूँ कि आप ऐसे लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d10 एंड 4s2 और 4s1, क्योंकि 4s पहले फिल करेगा पर क्योंकि 4s यहाँ पे वैलेंस शेल हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 4 बड़ा है फ्रॉम 3, तो इसीलिए अब इसको कॉपर के यदि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कॉपर के वैलेंस शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे क्योंकि इसमें 4s1 है, तो ये इसका बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमेशा जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसके हिसाब से बेसिकली हम उसका वैलेंस शेल डिसाइड करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखें तो नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जो हो जाएगा मेजॉरिटी 2 टाइप की केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट हो जाएगी इट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग
and second is covalent bonding. तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जो हो जाएगी कि व्हेन देयर इज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स electrons to form cations and anions as a result of which there is electrostatic attraction between the ions, result in a relationship which is termed as ionic bonding. डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है पर ये डेफिनेशन जो है सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है। अब इसमें क्या होएगा कि मेन है कि देयर इज अ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं मींस यहां पे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके कारण केटायंस और एनायंस क्रिएट होंगे। अब केटायंस और एनायंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा कि उन दोनों आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने के कारण एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग, इसको हम आयनिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग एक ही चीज है। जल्दी से देखें कि किस तरह से होगा ये। तो अब हम आयनिक बॉन्डिंग को देखें। और इसमें मैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट से हम उसको बेसिकली कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेट करेंगे इनटू गैसियस स्टेट। तो सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये हीट ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगी कि हम जब सोडियम को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सोडियम गैस में जब कन्वर्ट हो जाएगा सो इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम आयन प्लस एन इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करेगा क्योंकि यदि उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम जो एटॉमिक नंबर है 11 है। तो इट इज 1s2 2s2 एंड 2p6 3s1। सो देर इज वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये सोडियम प्लस आयन बन जाएगा। सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हो जाएगा, अब क्लोरीन हमारे पास यूजुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। अब ये जो क्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है इट विल डिसोसिएट इनटू क्लोरीन एटम्स। सो दिस इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। या इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्लोरीन एटम्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब यदि हम क्लोरीन की कन्फिग्रेशन देखें, जैसे हमने पीछे लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में थे। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी एंड इट वुड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आने के बाद अब हमारे पास 2 आयंस क्रिएट हो गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास आयंस क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास आयंस क्रिएट हुए हैं, ये हमारे पास एक सोडियम आयन क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास क्लोराइड आयन क्रिएट हुआ है। अब ये सोडियम और क्लोराइड आयन क्या कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा दिस इज सोडियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। दे विल ज्वाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड
and this is heat of lattice formation. तो इस तरह से केटायंस और एनायंस क्रिएट होंगे, और केटायंस और एनायंस क्रिएट होने के बाद वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ये अट्रैक्शन के कारण वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो हो जाएगा, तो दो तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। फर्स्ट इज सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग में हो जाएगा व्हेन बोथ द ज्वाइनिंग एटम्स share equal number of electrons for the bond formation is termed as simple covalent bonding. अब जैसे हम इसमें एग्जांपल देखें कि सपोज हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास यदि हम देखें एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट इज़ 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इन अ प्रोसेस हो क्या रहा है कि इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें भी अब 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड H, ये क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये इसमें सिंगल बॉन्ड बन गया। वैसे यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, से हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो हो जाएंगे, हम देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p4। सो देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसका बनाए 1 2 3 4 5 6, वैसे ही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O आ गया, जिसके और उसके साथ चार बेसिकली टोटल 4 लोन पेयर्स हो जाएंगे, या एक ऑक्सीजन पे देखें तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो दोनों ज्वाइनिंग एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब यदि हम कोई कंपाउंड देख लें, सपोज इथेन देख लेते हैं, तो अब इथेन मॉलिक्यूल जो हो जाएगा इट इज C2H6। अब कार्बन के वैलेंस शेल में जो हो जाएंगे, देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 एंड 4। जो दूसरा कार्बन एटम है उसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो अब हम इसके साथ हाइड्रोजन को ज्वाइन करें, तो हाइड्रोजन को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से अब हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन जो है इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, वैसे ही इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। एंड इन अ प्रोसेस इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वैसे इस कार्बन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ज्वाइनिंग एटम्स जो हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब यदि हम देखें नेक्स्ट टाइप की जो बॉन्डिंग है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग
one of the joining atoms share a pair of electron for bond formation. अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक एटम है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम जो उसके साथ ज्वाइन कर रहा है वो उसके साथ कुछ भी नहीं शेयर करेगा। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें जो कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड है, जिसमें दोनों टाइप की बॉन्डिंग है, सिंपल भी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो रही है। तो यदि हम उसका एग्जांपल उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना करके देखें तो जैसे ये है, सपोज HNO3 का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। तो HNO3 के स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन हो गया, अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अब नाउ दिस इज बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हुआ ये है कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन जो है आगे नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो से दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हो गए। अब जो सेकेंड ऑक्सीजन है वो ही यहां बॉन्ड कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ हो गए। अब यदि देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस पोजीशन पे, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे भी 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इन अ प्रोसेस यदि हम इसको देखें तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हम देखें तो स्टेबल हो गया है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर फिर भी नाइट्रोजन क्यों एक थर्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है? तो अब इसको यदि अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, वैसे इस ऑक्सीजन की भी टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा। तो दिस इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से दोनों ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब दोनों ऑक्सीजन क्योंकि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसके कारण से क्या होगा, नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और मैंने ये पहले ही आपको एम्फसाइज किया है कि इस पूरे चैप्टर में हम स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बात करेंगे। तो यहां नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसलिए क्या होगा कि अब यदि नाइट्रोजन यहां पे एक और ऑक्सीजन से ज्वाइन कर लेता है तो अब इसमें यदि हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये जो ट्राइंगल है, इसका ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका रिजल्टेंट ये आएगा जो इसको कैंसिल ऑफ कर रहा है। इस ट्राइंगल का रिजल्टेंट ये आ रहा है जो इसको कैंसिल ऑफ कर रहा है, और इस ट्राइंगल का रिजल्टेंट जो है ये आ रहा है और ये इसको कैंसिल ऑफ कर रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, जैसे ही नाइट्रोजन थर्ड ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा सो इट विल बिकम मोर स्टेबल, और क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उसके कारण से क्या हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अब ऑक्सीजन जब ज्वाइन करेगा तो इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस तरह से अब ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है पर ऑक्सीजन इसमें शेयर नहीं कर रहा है। तो ये आ जाएगा कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर आ जाएगा कि जिसमें नाइट्रोजन जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पर ऑक्सीजन कुछ नहीं डोनेट कर रहा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं HON डबल बॉन्ड O एंड अ डेटिव बॉन्ड O। तो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और इसको हम डिटेल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जब करते हैं 12th में, उसमें डिटेल में हम इसको करते हैं कि किस तरह से डेटिव बॉन्डिंग क्रिएट होती है और किस तरह से उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो ये थे केमिकल बॉन्डिंग के साथ एसोसिएटेड कुछ बहुत ही एलिमेंट्री कंसेप्ट्स, और यदि इन एलिमेंट्री कंसेप्ट्स में आपको कोई भी डाउट हो
तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।